Yes, good morning everybody. In last class, we discussed the section 47 to 51 of the CPC, and after then we also discussed the certain provision like section 52 to 59, but we repeat in this class the section 52 to 59. लास्ट जो अपनी क्लास हुई थी उसमें अपन ने धारा 47 से लेके और 51 तक के प्रावधान पढ़े थे सीपीसी में, और शनिवार को जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने धारा 52 से 59 भी पढ़ा था, लेकिन आज की क्लास में वो रिपीट करेंगे। कुछ बच्चे ऐड भी नहीं हो पाए थे क्लास में, और जितना इतने अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए वैसा पढ़ नहीं पाए थे अपन उस क्लास में, तो एक बार दोबारा देखेंगे इसको 52 से 59 तक के प्रोविजन। Yes, Mr. Chandraveer Singh Bhati. Yes, sir. Mr. Chandraveer, what was held by the Supreme Court in Snehlata Goyal versus Pushpalata and others 2018 judgment? What is the crux? What is the crux of that judgment? Snehlata Goyal versus Pushpalata and others 2018 Supreme Court. Okay. Yes, who can explain the crux of the judgment Snehlata Goyal versus Pushpalata and others 2018 Supreme Court? हाँ बताओ। कौन सी त्रुटियां अपील में या पुनरीक्षण में उनको चुनौती दी जाएगी? प्रादेशिक एवं आर्थिक क्षेत्राधिकार से संबंधित जो आपत्ति है वो निष्पादक न्यायालय वो उसको तय नहीं कर सकता। इस आपत्ति को प्रथम बार के न्यायालय में वो की जानी चाहिए, और उसने डिसअलाउ एटसेट्रा किया है तो जो अपीलीय न्यायालय है या पुनरीक्षण न्यायालय वहां ऐसी आपत्ति को किया जा सकता है। लेकिन सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड जो आपत्ति है, ऑब्जेक्शन एज टू द जुडिक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर विच कैन बी रेज्ड बिफोर द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, विषय वस्तु के संबंध में जो आपत्ति है वो निष्पादक न्यायालय के सामने है वो की जा सकती है, और निष्पादक न्यायालय उसको तय कर सकता है। Because if a decree is passed by the court having no jurisdiction as to the subject matter is null and void, and in case of the nullity, the executing court has jurisdiction to entertain the objection, to decide that question. हाँ जी, यस 47 का है। जिस किरण सिंह जो जजमेंट था उसको कुछ एक्सटेंट तक ओवर रूल किया है इस जजमेंट ने। पुष्पलता एंड अदर्स, स्नेहलता गोयल एंड अदर्स वर्सेस पुष्पलता एंड अदर्स 2018 सुप्रीम कोर्ट। Yes, section 52 of CPC is concerned to the enforcement of the decree against the legal representative of a deceased person. Whether a decree may be enforced against the legal representative of the deceased person, yes, as per the section 52 of the CPC, if
decree is passed against a person in a as a legal representative capacity of a deceased person, and that decree is concerned to the payment of money and also directed to recover the money from that property of the deceased person, then how that decree may be executed as per the subsection first of section 52. Decree may be executed by the attachment and sale of that property of the deceased person. जैसी कोई डिक्री जो है किसी मृत व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध पारित की जाती है और वो डिक्री धन के संदाय की है और उसमें मृत व्यक्ति की संपत्ति को उत्तरदायी ठहराया गया उस धन के संदाय के लिए, उस डिक्री का निष्पादन कैसे होगा 52 के सबसेक्शन 1 में दे रखा है ऐसा कि उस मृत व्यक्ति की संपत्ति को कुर्क और विक्रय करके है वो उसका निष्पादन किया जाएगा। Subsection 2 is concerned to the liability of the legal representative, nature of the liability of the legal representative, the limited liability. To the extent the property comes in the hand of that legal representative and not duly applied. जहाँ तक संपत्ति उसके हाथ में आई है उस मृत व्यक्ति से कब्जे में प्राप्त हुई है और उसका सम्यक रूप से उसने उपयोजन नहीं किया है, उस सीमा तक वो विधिक प्रतिनिधि है वो रेस्पॉन्सिबल होगा। एंड दैट डिक्री मे बी एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट दैट लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ दैट डिक्री पास पर्सनली अगेंस्ट दैट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उस सीमा तक उसका जो उत्तरदायित्व है, लिमिटेड जो लाइबिलिटी है, वो व्यक्तिगत दायित्व होगा उसका। ऐसे ही उस डिक्री का निष्पादन किया जाएगा जैसे कि विधिक प्रतिनिधि के रूप में न होकर और उसके श्रम के विरुद्ध वाद संस्थित किया जाता और उसमें जिस तरीके से डिक्री पारित होती और उसका निष्पादन जिस तरीके से किया जा सकता है उसी तरीके से वो निष्पादन होगा विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध। माइक ऑफ रखे आप लोग जो भी नए ऐड हो रहे हैं ये, ताकि क्लास में डिस्टरबेंस ना हो। सेक्शन 53 ऑफ सीपीसी is concerned to the if any property, ancestral property used for the payment of the debt of the father or the grandfather etc. By the son or the other descendants on the basis of the past obligation or other legal liability etc. under the ancient Hindu law, that property is also included in the calculation of the property, comes in the hand or comes in the possession of the legal representative for the purpose of the section 50 and 52 of the CPC. हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र या अन्य जो वंशज है उनके मृत जो पूर्वज है उनके द्वारा लिए गए ऋण के लिए उत्तरदायी है, उनका कोई कर्तव्य था, चाहे वो पवित्र कर्तव्य के आधार पर था या अन्यथा था, और उसमें यूज किया है उस संपत्ति को, उस ऋण को चुकाने में, उनके द्वारा लिए गए ऋण को चुकाने में यदि उस संपत्ति का यूज किया गया है तो वो संपत्ति भी क्या होगा, धारा 50 और 52 के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि के कब्जे में आई थी, विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई थी, ऐसी मानी जाएगी। इनडायरेक्टली इसका प्रभाव ये हुआ कि उस सीमा तक वो अपने दायित्व से उन्मोचित या मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो ड्यूली अप्लाइड में कवर होगी, वो ड्यूली डिस्पोज ऑफ में कवर होगी, सम्यक रूप से उपयोजित मानी जाएगी वो संपत्ति, सम्यक रूप से वो वैनित मानी जाएगी संपत्ति धारा 53 के प्रभाव से। दो द डॉक्ट्राइन ऑफ द पास ऑब्लिगेशन इज एबॉलिश्ड बाय द 2005 अमेंडमेंट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट, 2005 का जो हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम है उस अमेंडमेंट के द्वारा पास ऑब्लिगेशन को है वो समाप्त कर दिया गया। मियर पास ऑब्लिगेशन जो था केवल पवित्र कर्तव्य के आधार पर जो ड्यूटी थी उस ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया कि रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा कोई भी सन या ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन एटसेट्रा। बट यदि उस पास ऑब्लिगेशन एज वेल एज लीगल ऑब्लिगेशन है, पवित्र कर्तव्य के साथ साथ यदि कोई विधिक कर्तव्य भी है तो वो उत्तरदायी है, वो बने रहेंगे। देन सेक्शन 54 इज कंसर्न टू द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, पार्टीशन ऑफ द अनडिवाइडेड एस्टेट और द सेपरेशन ऑफ द शेयर्स। अविभक्त संपदा के विभाजन की कोई डिक्री है या अंशों के पृथक्करण की कोई डिक्री है। द कंसर्न एस्टेट responsible for the payment of the revenue to the government assess the revenue
pay to the government as per section 54. The decree executed by the collector or the any subordinate officer deputed by the collector. By what manner? According to the time being enforced law related to the partition or the separation of shares. यदि अविभक्त संपदा के विभाजन की कोई डिक्री है या अंशों के पृथक्करण का निर्देश देने वाली कोई डिक्री है, तो उसका डिक्री का निष्पादन कौन करेगा? सेल वर्ड शायद जहां तक यूज लिया है इसमें, कलेक्टर के द्वारा है वो की जाएगी उसका निष्पादन, या कलेक्टर के द्वारा उसके अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारी जो प्रतिनियुक्त किया गया है उसके द्वारा है वो निष्पादन होगा। और किस रीति में निष्पादन किया जाएगा उसका? तत्समय प्रवृत्त विधि, जो विभाजन और अंशों के पृथक्करण से संबंधित जो विधि है उस विधि में जो मैनर दे रखा है उस मैनर के अकॉर्डिंग होगा। और जनरली जो मैनर है वो क्या है? बाई मीट्स एंड बाउंड का भी चालू है। तो जो कुछ भी माप और सीमांकन के द्वारा ऑर्डर 20 एटसेट्रा में किसी रूल में, रूल 17 में या अन्यथा कहीं दे रखा है, तो उस वो मैनर से है वो उसका निष्पादन किया जाएगा। सेक्शन 55 इज कंसर्न टू द प्रोसीजर टू अरेस्ट द जजमेंट डेटर इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया क्या होगी? दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 55 ऑफ द सीपीसी। A judgment debtor can be arrested at any hour and at any day in execution of a decree, and after arrest the judgment debtor shall be produced before the court which issue the arrest warrant or before the executing court, and after then executing court may pass the order of the committal of the judgment debtor in civil prison or any place of the accommodation declared by the state government by the general or special order fit for the place of safety for civil prisoners, subject to the proviso 1st to 4th of the subsection 1st of section 55. As per the proviso 1st of section 55, no entry in dwelling house after sunset and before sunrise for the purpose of the arrest in execution of the decree. As per second proviso, generally outer gate of the dwelling house of the judgment debtor shall not be broken open, but exceptionally when the that dwelling house is in occupation of the judgment debtor and judgment debtor refuse or prevent the access of the concerned person or the officer who is authorized to arrest that judgment debtor. In that case, the outer gate of the dwelling house may be broken open and due entrance may be made by the concerned officer or person as per the second proviso. Then proviso 3rd of the subsection 1st of section 55, if the any room of that premises is in actual occupation of a woman, she does not appear before the public, the officer or the person who is authorized to arrest that judgment debtor is duty bound to give the reasonable notice to that woman. She is at liberty to withdraw herself, and after giving the reasonable time and reasonable facility, he may be enter into that room. And as per the 4th proviso of the subsection 1st of section 55, if the judgment debtor is arrested in decree for the payment of money, and judgment debtor shall pay the decretal amount and the cost of the arrest to the officer authorized to arrest to that judgment debtor, he shall be released at once as per the 4th proviso of the subsection 1st of section 55. किसका माइक ऑन है? तारा? तो धारा 55 की जो उपधारा 1 है, ये निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया से संबंधित है। डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को किसी भी समय किसी भी दिन वो गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी के बाद उसको निष्पादक न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा जिसने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है उसको, और उस न्यायालय के सामने पेश करने के बाद कंसर्न जो न्यायालय उसको सिविल कारागार में वो
सुपुर्द करने का आदेश कर सकता है, सिविल कारागार में भेजने का आदेश कर सकता है, या सिविल कारागार में यदि सुटेबल अकोमोडेशन या उपयुक्त है वो वास सुविधा नहीं है तो किसी अन्य जो स्थान राज्य सरकार ने घोषित कर रखा है सिविल कैदियों को रखने के लिए, तो उस स्थान पर भी अब वो भेजने का आदेश किया जा सकता है। परंतुक जो दे रखे हैं 1 से 4 तक उनके अधीन रहते हुए, पहला जो परंतुक है वो कहता है साहब निवास गृह में से डिक्री के निष्पादन के अंतर्गत निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार करने के लिए रात्रि में प्रवेश नहीं किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले वो प्रवेश नहीं किया जाएगा। सेकंड जो परंतुक है, निवास गृह का सामान्यतः बाहर का दरवाजा नहीं तोड़ा जाएगा गिरफ्तारी के पर्पज के लिए, परंतु यदि वो निवास गृह निर्णीत ऋणी के है वो अधिभोग में है और निर्णीत ऋणी उस व्यक्ति को या अधिकारी को जो गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है उसकी पहुंच को है वो इनकार करता है या पहुंच को निवारित करता है, तो ऐसी कंडीशन में बाहर का दरवाजा तोड़कर भी प्रवेश किया जा सकता है। और थर्ड जो परंतुक है कि उस निवास गृह आदि का कोई रूम या कमरा जो है ऐसी किसी महिला के वास्तविक अधिभोग में है, एक्चुअल ऑक्यूपेशन में, जो देश की रूढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने नहीं आती है, मीन्स प्रधानशील महिला, उस रूम में एंट्री करने से पहले युक्त है वो नोटिस दिया जाना, युक्त सूचना देनी आवश्यक है उस अधिकारी के द्वारा, उस व्यक्ति के द्वारा जो है वो गिरफ्तारी के लिए प्राधिकृत किया गया है। किस बात के लिए कि वो स्वतंत्र है वो हटने के लिए, इस बात की है वो युक्त सूचना देनी आवश्यक है। और केवल सूचना ही नहीं, युक्त समय भी दिया जाएगा और युक्त सुविधाएं भी दी जाएगी हटने के लिए। फोर्थ जो परंतु के आपका धारा 55 की उपधारा 1 के अंतर्गत, जिसमें यदि धन की संदाय की डिक्री है और गिरफ्तारी के बाद निर्णीत ऋणी जो उस वारंट के अंदर है वो जितना धन दे रखा था वो और गिरफ्तारी का खर्चा दे देता है उस गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को, तो ऐसी कंडीशन में तुरंत उसको छोड़ दिया जाएगा परंतु फोर्थ के अनुसार। तो ये चारों जो प्रोविजो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इन प्रोविजो की कंप्लाइज करते हुए वो अरेस्ट किया जाएगा जजमेंट डेटर को एट एनी टाइम और एट एनी आवर। Subsection 2 of section 55 is concerned to the if the procedure of the arrest given under subsection 1st of section 55 is causing the inconvenience to the public or danger to the public. In that case, a different procedure may be prescribed by the state government for the arrest of a particular person or class of person. किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग के लिए गिरफ्तारी के लिए कोई भिन्न प्रक्रिया भी है वो राज्य सरकार द्वारा विहित की जा सकती है। यदि ये जो सामान्य प्रक्रिया आपने पढ़ी धारा 55 की उपधारा 1 के अंदर, उस प्रक्रिया से गिरफ्तार करने से जो लोग है, जनता है, उनको कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, जनता को किसी प्रकार की असुविधा हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में कोई डिफरेंट प्रोसीजर भी प्रेस्क्राइब किया जा सकता है। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 55 इज कंसर्न टू द ड्यूटी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट टू इन्फॉर्म द जजमेंट डेटर. He is entitled to make the application before the competent court to declare himself as an insolvent person in case of the decree for payment of money. जो निष्पादक न्यायालय है जिसके सामने पेश किया गया निर्णीत ऋणी को गिरफ्तारी के बाद और वो धन की संदाय की डिक्री में गिरफ्तार किया गया है, तो निष्पादक न्यायालय का ये कर्तव्य है, वो ड्यूटी बाउंड है निर्णीत ऋणी को ये सूचना देने के लिए, ये बताने के लिए कि आप दिवालिया घोषित करने के लिए, दिवालिया न्याय निर्णित करने के लिए हकदार हो और आप दिवाला संबंधी विधि के अंतर्गत जो सक्षम न्यायालय उसके सामने प्रार्थना पत्र पेश करके और अपने आप को इंसॉल्वेंट या दिवालिया है वो घोषित करवा सकते हो। यदि वो कंप्लाइज कर देता है या एप्लीकेशन पेश कर देता है कंसर्न कोर्ट के सामने, देन द जजमेंट डेटर शैल बी रिलीज, निर्णीत ऋणी जो है उसको छोड़ दिया जाएगा कंसर्न कोर्ट के द्वारा। And then subsection 4 of the section 55, if immediately not make the application by the judgment debtor, but he undertakes, he execute the bond for the satisfaction of the court, he may be applied before the competent court to adjudicated as an insolvent person within the 1 month, then and also undertakes that he shall appear before the high court